हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। हमने जो लास्ट चैप्टर किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको समझ में आया होगा, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वही फॉर्मेट हमारा यूज हो रहा है। बस वहां पर आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, दैट्स इट। उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 3 मार्क्स का आपका इजी चैप्टर है। जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हमारा रेशो का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक आपका टूल है। क्या चीज का टूल है ये? एनालिसिस करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या है, ये एक टूल है। तो ये कहने का क्या मीनिंग हुआ कि बिजनेस के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होगा किसी चीज का, वो दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप क्या करते हैं, मैगी खाते हैं, तो मैगी में क्या है, उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला, उन्होंने मसाले का कॉम्बिनेशन इस तरह बनाया हुआ है कि जब आप मैगी खाते हैं तो आपको टेस्टी लगती है। अब ऐसा हो सकता है कि आप क्या कीजिए, आप हर बार खाना बनाइए और बढ़िया बने, या आपने हर बार मैगी बनाई और बढ़िया बने। इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स उनको एक कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, जब मैगी मसाला बनता है तो उन्होंने उसके जो भी उनका क्राइटेरिया है वो उन्होंने उसके अंदर फिक्स किया हुआ है कि अगर हमारा एक मैगी मसाला अगर हमें बनाना है तो मैगी मसाले में हमारे क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉम्बिनेशन, कितनी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो दिखाता है हमारा रेशो को। तो रेशो का क्या मीनिंग हुआ? प्रपोर्शन। रेशो का मतलब हुआ प्रपोर्शन, कि कितने प्रपोर्शन में क्या क्या चीजें डाली जाएंगी जिससे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी रहेगी। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि हमारी अगर बैलेंस शीट की बात करें या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो क्या क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, क्या रेशो होनी चाहिए जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर दिखे। क्लियर है बात? बस यही हमारा रेशियो का मतलब। तो रेशियो को हम सिंपल से डिफाइन ये कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो हम प्रपोर्शनेट तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं रेशियो। इट मींस रेशियो को पी बाई क्यू की फॉर्म में भी दर्शाया जा सकता है। क्लियर बात? पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहले तो टूल्स है हमारा, ये हमने पहले भी बताया हमारे क्या क्या टूल्स हैं, जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस, ये हमारे कॉम्बिनेशन हैं, ये हमारे क्या टूल्स हैं। उसमें से हमारा एक टूल है अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो भी हमारा एक टूल है। अब रेशियो का मीनिंग क्या है? कह रहे द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स व्हिच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी is then another, or relationship between two numbers which are expressed in the form of p by q। वही दिखाया जाए प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन दूसरे प्रपोर्शन से कितना कम है, या एक प्रपोर्शन दूसरे प्रपोर्शन से कितना ज्यादा है, ये किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में हमें क्या करना है, किसी कॉम्बिनेशन को तैयार करना है। दैट इज पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये हमारा रेशियो का मीनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कि रेशियो हमारी कितनी तरह से होंगी। तो रेशियो हमारी 4 तरह से कंसिडर किया जाएगा, मतलब प्रेजेंटेशन किस तरह से दिखाया जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा प्रोपोर्शन कहें या प्योर रेशियो कहें या सिंपल रेशियो कहें। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? हमारा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में एक प्रोपोर्शन को दिखाता है कि क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। दैट मींस अगर 3:2 आ रहा है, इट मींस हमारी जो है 3 गुना, ये कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए अगर हमारे पास करंट असेट्स है तो 2 लाख हमारे पास क्या होगी? करंट लायबिलिटी होगी। क्लियर बात? तो ये हो गया हमारा प्रपोर्शन, कि हम प्रपोर्शन या प्योर रेशियो में, सिंपल रेशियो में प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो आता है रेट में, ये मैनी ऑफ टाइम्स भी बोल सकते हैं। जैसे हम डेटा टर्नओवर रेशियो को कहते हैं कि टर्नओवर के रिस्पेक्ट में, सेल्स के रिस्पेक्ट में हमारे डेटर्स कितने हैं, कितने गुना हमारे डेटर्स हैं, ये कितने गुना हमारी सेल्स है एज कंपेयर टू डेटर्स। अगर हम कहते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, तो मान के चलिए अगर हमारे 5 लाख के डेटर हैं और डेटर टर्नओवर रेशियो अगर 10 टाइम्स आ रही है, इट मींस हमारी सेल कितनी होगी? 50 लाख। कितनी सेल होगी हमारी? 50 लाख। इट मींस हमारा 5 कितना हो गया? 10 गुना हो गया। कितना 10 गुना हो गया? डेटर के 10 गुना हमारा क्या हो गया? टर्नओवर हो गया। डेटर के 10 गुना हमारी सेल्स है, इसको हम नाम दे रहे हैं टर्नओवर। तो आपका दूसरी प्रपोर्शन किस रेशियो में दिखाएंगे? प्रपोर्शन में। तीसरा आता है आपका परसेंटेज में। जैसे आप प्रॉफिट्स को परसेंटेज में दिखाते हैं कि हमारा नेट परसेंट इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारा लॉस हुआ है, तो ये हमारा परसेंटेज में हो गया। एंड लास्ट आता है फ्रैक्शन में। जैसे आपने क्या दिखा दिया? 1/5 दिखा दिया, 1/5 दिखा दिया, 1/6 दिखा दिया, या आपने दिखा दिया 6.2 दिखा दिया। तो आपने क्या हुआ, इससे जब आप क्या दिखाते हैं, प्रोपोर्शन में दिखाते हैं, तो हमारे 4 तरह के रेशियो को प्रेजेंट करने के तरीके हैं। सबसे पहले प्योर रेशियो कह सकते हैं या प्रोपोर्शन, जैसे 3:2, 3:5। दूसरा हमने कहा इसके अंदर मैनी ऑफ टाइम से, कितना टाइम से कितने गुना है।
और चौथा तीसरा हमने कहा इसके अंदर कि हमारा कितना परसेंटेज, चौथा हमने कहा फ्रैक्शन कितना है। ये 4 तरीके से हम रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस, रेशियो के फायदे क्या है। रेशियो से क्या होगा, रेशियो कॉम्बिनेशन से क्या होगा। सबसे पहले अब आप बताइए, अगर रेशियो नहीं होती, प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं होगा, एनालिसिस करना मुश्किल होगा। ठीक, तो वही कह रहा है सबसे पहले तो क्या करता है, ये एनालिसिस करने में मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दैट मींस कितनी हमारे पास असेट्स हैं, कितनी असेट्स में फिक्स असेट्स कितनी है, करंट असेट्स कितनी है। ये मेरे पास 1 करोड़ रुपए टोटल बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसके अंदर मेरी फिक्स असेट्स कितनी, कितना अमाउंट लगा है फिक्स असेट्स में, कितना करंट असेट्स में लगा हुआ है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। तो ये मेरे को क्या दिखाता है, एक रेशियो दिखाता है, एक हेल्पफुल करता है, मदद करता है एनालिसिस करने में। दूसरा कह रहे हैं कि ये क्या करता है, अकाउंटिंग डेटा को आसान कर देता है, बहुत इजी समझा देता है। जैसे मैं कहूं अगर 10,000 करोड़ रुपए, या मैं कहूं 2:1, 2:1 इज वेरी सिंपल। मैं कहता हूं 2:1 मेरी करंट रेशियो है, दैट मींस मैं कह सकता हूं कि मेरी करंट असेट्स जो है करंट लायबिलिटी की तुलना में दुगना है। अब उसे मैं 10,263 करोड़ कहूं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो कह रहा है कि यहां पर क्या आता है, सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग डेटा को, कंपैरिजन करने में आसानी होती है। ये क्या करता है, वीकर पॉइंट जो भी हमारे होते हैं उसे स्पॉट करता है, दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि हम ये कहते हैं कि हमारा परसेंटेज जो है, मान लीजिए आ रहा है 2%, कि हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आ रही है, 2% आ रहा है। इट मींस हम साल में कितना कमा रहे हैं, मात्र 2% कमा रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि अगर मैं 10 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं तो मैं सिर्फ 2% कमा पा रहा हूं बस। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी जो रेशियो है 2% है, जबकि महंगाई मान लो 10% है। इट मींस आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहे हो। अगर अमाउंट में देखें, हो सकता है आप 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस अलग चीज है, 10 लाख करोड़ का बिजनेस कब किया आपने, लेकिन कोई मतलब नहीं। 10 लाख करोड़ दिखने में बड़ा अमाउंट लग रहा है, बट एज कंपेयर टू परसेंटेज कितना कमाया आपने, सिर्फ 2% कमाया, जो कि आप इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, वीकर सेक्शन, जो भी आपके वीकर पॉइंट्स हैं उसको स्पॉट करता है, उसे हाईलाइट करता है कि ये यहां पर आपको दिक्कत है। ये मदद करता है फोरकास्टिंग में, आपके पास प्रीवियस डेटा है, उसके बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट करना है। आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड बना सकते हैं फ्यूचर का, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्या करता है, एक साउंडनेस, इट मींस बिजनेस की यानी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि एक्चुअल में पोजीशन कहां पर है। ठीक, अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या था, फॉल्स अकाउंटिंग डेटा। अगर हमारा डेटा गलत रहेगा तो रेशो गलत निकलेगी। दूसरा कह रहा है कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहा है, कोई WDV लगा रहा है, तो दोनों का जब अमाउंट अलग आएगा तो ऑब्वियस सी बात है नेट परसेंटेज, जो हमारा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है, अलग होगा। जब स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, WDV लगाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हर कोई अलग अलग यूज कर रहा है तो उसका परसेंटेज जो है अलग अलग आ सकता है, रेशियो में बदलाव दिख सकता है। रेशियो एनालिसिस कब होती है, लेस इफेक्टिव हो जाती है ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा हमारी जो फिक्स्ड असेट्स होंगी, फिक्स्ड असेट्स हमारी बुक्स में कॉस्ट प्राइस पर होंगी। अब प्राइस मान लीजिए किसी लैंड एंड बिल्डिंग हमने 10 लाख रुपए की खरीदी, बुक्स में 10 लाख है, बट आज वो मान लो 10 करोड़ की होगी। तो प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से ये इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि 10 लाख के हिसाब से दिखा रहा होगा रेशियो, किस हिसाब से, 10 लाख के हिसाब से, बट हमारी तो वैल्यू आज कितनी है, 10 करोड़। आगे कहता है कि रेशियो जो है मिसलीड करता है बिजनेस को इन एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा, क्योंकि एब्सोल्यूट डेटा तो होता नहीं है। जैसे मैं कहूं एग्जांपल के तौर पे 15%, अब मान लीजिए आपने सिर्फ 15,000 रुपए की सेल की, 15,000 रुपए की सेल की आपने, या 10,000 रुपए की सेल की आपने, और आपने 1,500 रुपए कमा लिया। कितना कमा लिया, 1,500। तो आप क्या दिखाओगे कि भैया मैंने तो 15% कमा लिया। कितना कमा लिया, 10,000 रुपए की सेल में 1,500 कमा लिया, तो आपने क्या कमाया, 15% कमाया। कितना, 15%, पर मात्र वैल्यू कितनी है, 1,500, सिर्फ 1,500। हाँ, अगर ये होता है कि 10 लाख करोड़ में से आपने कितना, 1.5 लाख करोड़ कमाया, दिखने में देखो कितनी बड़ी वैल्यू दिख रही है, पर कितना दिख रहा है, 15%। ये भी 15% है, ये भी 15% है, बट फर्क क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाने में क्या करता है, ये दिक्कत है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो दिखाता नहीं है, परसेंटेज में दिखा रहा है। तो परसेंटेज आपकी दोनों तरफ 15% है, पर एक में इतना बड़ा अमाउंट कमाया, एक में आपने सिर्फ 1,500 रुपए कमाया। लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशो, ये क्या करता है कि हमारे रेशो को वैसे भी क्या है, लिमिटेड यूज है। दूसरा, विंडो ड्रेसिंग करना आसान है, रेशो को बदलाव करना आसान है, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हमने कहा रेशो, हमारा करंट रेशो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, बट इट इज नॉट प्रॉपर स्टैंडर्ड, कि ऐसा होना ही होना चाहिए। हो सकता है किसी बिजनेस की नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसका। अगर उसका नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है इस तरह का है कि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक, करंट लायबिलिटी बार बार पे करना है, बार बार खरीदना है, बार बार बेचना है, इस तरह का बिजनेस, तो टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो वहां पर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड की कमी दिखती है। इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को, ये तो पूरा काउंट ही करता है।
रेशियो अलोन आर नॉट एडिक्वेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। सिर्फ रेशियो एक अकेले ऐसे नहीं है जिसके बेसिस पर हम फाइनल डिसीजन ले सकें, कि हम फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब आप समझना, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। ये तो हमने थोड़ा देखा बेसिकली कि क्या है, बट हम अगर बात करें रेशियो की, तो रेशियो के चैप्टर अब हमारा स्टार्ट होता है। रेशियो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, एक हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पर, एक हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इट मींस रेशियो बेस्ड होंगी या तो बैलेंस शीट पे या फिर पीएनएल पे। बैलेंस शीट पर हमारी तीन रेशियो बेस्ड होती हैं, एक तो होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और एक होती है हमारी टर्नओवर रेशियो। ये तीन रेशियो हमारी बेस्ड होती है बैलेंस शीट पे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पे। इट मींस अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे तो सारा का सारा किस पर बेस्ड होंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस पे। और जब हम यानी सॉल्वेंसी रेशियो निकाले, चाहे लॉन्ग टर्म निकाले, चाहे शॉर्ट टर्म निकाले, चाहे ये टर्नओवर रेशियो निकाले, वो किस पर बेस्ड होंगी, बैलेंस शीट पे। एक एक करके देखते हैं क्या रेशियो है। तो सबसे पहले हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मीनिंग हुआ एबिलिटी टू पे। सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ, एबिलिटी टू पे। इट मींस अगर हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, क्या कंपनी उसे इजीली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसे नाम दे रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का। उसके अंदर हमारी दो रेशियो आती हैं, एक आती है हमारी करंट रेशियो और दूसरा आएगी हमारी लिक्विड रेशियो। तो वही कह रहा है हमारी कौन कौन सी रेशियो कंसिडर की जाएंगी, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो होता है और तीसरा नाम इसका एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक तो करंट रेशियो पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मींस कि क्या हम फ्यूचर में जो हमारा बियॉन्ड एक साल से ज्यादा, अगर एक साल के बाद अगर हमें किसी को पे करना है तो क्या हम वो पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमने जो डेट ले रखा है, लोन ले रखा है, क्या हम उसे रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसे हम नाम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, ये हम सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, कि हम कह रहे हैं कि अगर हमने डेटा टर्नओवर रेशियो की बात करें, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करें, तो जो हमने सेल किए उसके कितने परसेंट, ये कितना गुना हमने, जो हमारे पास स्टॉक बचा है उसका कितना गुना हमने बेचा है, ये हमारे पास जितने डेटर बचे हैं उसका हमने कितना गुना सेल किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जब टर्नओवर की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। ये हम सारा रेशियो टर्नओवर रेशियो के अंदर पढ़ेंगे। ये होगी हमारी तीनों की तीनों बैलेंस शीट पर बेस्ड। लास्ट आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि हमारी पीएनएल पर बेस्ड होंगी। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम सारी के सारी रेशियो पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा 4 से लेके 6 मार्क्स का एग्जाम कवर होता है। अब देखेंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो हम सारा का सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्विक रिव्यू सबका रखना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है। रीजन बीइंग आपको 100% मार्क्स कवर करने हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी बैलेंस शीट की। याद होगा बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है, आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आसान होगा। जैसे कहूं करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, या जैसे मैं कहूं कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएगा, ये कहेंगे शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा। अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी, तो वैसे हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इसलिए यहां पर रिवाइज करने के लिए रखा हुआ है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आता है कि ये बताइए कि रिजर्व्स, जनरल रिजर्व कहां दिखेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां दिखेगा, या हम शेयर कैपिटल कहां दिखेगा, इन्वेस्टमेंट कहां दिखेगी, लैंड एंड बिल्डिंग कहां होगी, अगर बात करें सॉफ्टवेयर कहां होगा, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट कहां दिखेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात, आपके लिए आसान रहेगा फिर रेशियो का चैप्टर। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। शेयर कैपिटल हमारे पास है, हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की, दैट्स इट। उसके अंदर आपको ये देखना नहीं है वैसे कि ऑथराइज्ड है, सब्सक्राइब्ड है, इशूड है, कॉल्ड अप है, पेड अप है, रिजर्व है, नहीं। आपको शेयर कैपिटल दिया होगा रेशियो के पर्पज के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व होंगे, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने भी होंगे सारे हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा इसकी कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें तो डेट्स हो गए, डिवेंचर्स बोल सकते हैं, टर्म लोन है, बॉन्ड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट है, डिटेल आएगा नहीं। आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हो गया। ये देख लेना है कि हमारे ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म, ये जरूर देखना है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन डिवेंचर है, प्रीमियम और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर है,
या ट्रेड पेबल है वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है आपको देखना। अगर कुछ ना लिखा हो ट्रेड पेबल के बारे में हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, वारंटी है, लीगल क्लेम है। इस तरह शॉर्ट टर्म बोरिंग में लोन रिपेमेंट ऑन डिमांड है, जैसे सीडी है, ओसी है, बैंक ओडी है। ठीक, ये क्या हो गया, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज है, डिपॉजिट है, अदर लोन्स एडवांसेज है। ट्रेड पेबल में क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, जिसकी कोई लोन है उसकी करंट मेच्योरिटी है, उस पर इंटरेस्ट जो अभी तक ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, ये पे हो गया, अभी तक ड्यू भी हो गया, अक्रू भी हो गया है। और क्या हो गया, इनकम हमने रिसीव कर लिया एडवांस में, अनपेड डिविडेंड है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जिसे हम रिफंड करें विद इंटरेस्ट के साथ, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स है, या मेच्योरिटी डिवेंचर्स की उस पर इंटरेस्ट, कॉल्स एडवांस हो गया। ये सारी की सारी हमारी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो भी इंप्लॉय के प्रोविजन लॉन्ग टर्म में थे वो शॉर्ट टर्म में बहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डाउटफुल डेट है, डेप्रिसिएशन है, वारंटी है। ये हमारी आइटम्स हैं जो हम कंसिडर करेंगे एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। इस तरह हम असेट्स की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, लाइव स्टॉक है, कंप्यूटर, व्हीकल है, ये सब हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल नेचर की है। इंटेंजिबल में क्या आ जाएगा, गुडविल है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। इसी तरह पीपी के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो सकता है और टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो सकता है, वो देखना आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, चाहे शेयर में इन्वेस्ट किया हो, प्रेफरेंस शेयर हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। कैपिटल एडवांस आ जाएगा आपका लोन्स एडवांसेस के अंदर, कोई अदर लोन्स एडवांस दिया हुआ आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, या इंश्योरेंस क्लेम है। करंट इन्वेस्टमेंट में जो आ जाएगा, जो आपने लॉन्ग टर्म में किया था वो आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेंट्री की बात करें तो स्टॉक, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, गुड्स इन ट्रांजिट। कई बार देखेंगे आपके लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इसे हम करंट एसेट्स का हिस्सा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इनको बेसिकली किस लिए रखा जा रहा है, बिजनेस को इजी चलाने के लिए। देखेंगे आगे लिखा है ट्रेड रिसील में डेटर्स ऑन क्या बीआर आ गया, कैश इन हैंड एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश इन आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक, डीडी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, earmark balances with banks, balance with banks है held margin money, बैंक डिपॉजिट विद इन 12 मंथ जिसकी मेच्योरिटी है। तो ये हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होगी, फिक्स एसेट्स एंड फिक्स लायबिलिटी होगी, एक नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी होगी। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसी तरह हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस दे रखे हैं। अदर करंट एसेट्स क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ठीक, कंटीजेंट लायबिलिटी का यहां पर अभी कोई यूज नहीं होगा, बट आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए। अब समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हम करंट रेशियो की। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। दैट मींस ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम नाम दे रहे हैं करंट रेशियो। ये इसे ऐसे कहा जा सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो क्या है, रिलेशनशिप दिखाती है किसके बीच में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में। इनके जो स्टैंडर्ड रेशियो इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो 2:1 होनी चाहिए, कि जो हमारी स्टैंडर्ड रेशियो क्या होनी चाहिए, 2:1। अब सवाल आता है कि करंट एसेट्स में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। हम ऑलरेडी बैलेंस शीट देख चुके हैं बट फिर भी समझ लेते हैं। हमने कहा करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे, जो भी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोल रहे हैं हम, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दूसरा इन्वेंट्रीज आ जाएगी, इन्वेंट्री तो आएगी, स्टॉक सारा आएगा, लेकिन स्टॉक क्या, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और स्टोर्स को छोड़ के। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान रखना। जब स्टॉक कंसिडर करोगे आप तो लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स को कंसिडर नहीं करोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा, बीआर और सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे, और प्रोविजन होगा तो उसे कम कर देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, डीडी एटसेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएंगे। अदर करंट एसेट्स आ जाएंगी, जिससे रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करेंगे एक किस्म से। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। करंट लायबिलिटीज, ये हमारे रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, जिसे हम इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, करंट लायबिलिटी का हिस्सा होगा। ट्रेड पेबल आ जाएगा, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, चाहे करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हो, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग हो, इनकम रिसीव्ड एडवांस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, कॉल्स एंड एडवांस हो, एटसेट्रा, जो हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में देख चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एटसेट्रा। क्लियर है बात, ये होगी हमारा करंट लायबिलिटीज। अब हमें इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, रेशो निकालनी है। बस आपको ध्यान रखना है करंट एसेट्स में क्या आएगा, आपको ध्यान रखना करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। इन दोनों में आइटम्स दी होंगी क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, एक परसेंटेज निकाल देनी, एक रेशियो निकाल देना, दैट्स इट। बात करते हैं लिक्विड रेशियो की।
अब लिक्विड रेशियो क्या, हमने कहा दोनों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मीनिंग हुआ क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने लायक है या नहीं है। लिक्विडिटी रेशियो दिखाती है एग्जैक्ट कैश कि लिक्विड मतलब जो जितनी जल्दी यानी क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे नाम दे रहे हैं हम लिक्विड एसेट्स का। तो लिक्विड एसेट्स जैसे हम कह रहे हैं यानी करंट एसेट्स, ये करंट रेशियो में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे स्टॉक, इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इजीली। प्रीपेड एक्सपेंसेस को इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बट लिक्विड एसेट्स का मतलब ही क्या है, लिक्विड एसेट्स का मतलब है इसे हम क्विकली कन्वर्ट करें, जब हमें जरूरत हम तब इसे कन्वर्ट कर सकें कैश में, उसे नाम दे रहे हैं हम लिक्विड एसेट्स का। तो लिक्विड एसेट्स में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड एसेट्स से क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो हमने यहां पर सीखी है वही हमारी करंट लायबिलिटी यहां पर भी इस्तेमाल की जाएगी। बट बात करें क्विक एसेट्स की या लिक्विड एसेट्स की, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होगा करंट एसेट्स जो हमने यहां पर सीखा है वो, उसमें से माइनस करेंगे स्टॉक एंड इन्वेंट्री और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम दो चीजें माइनस करेंगे करंट एसेट्स में, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। और इसकी स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम दो रेशियो पढ़ेंगे, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दोनों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखा रहे हैं, और फर्क क्या है, करंट एसेट्स को 100% कन्वर्ट करना कैश में मुश्किल है, टाइम लगता है। बट अगर बात करें लिक्विड रेशियो की, तो लिक्विड रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इजीली एंड क्विकली। क्लियर है बात, ये दो रेशियो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है लिक्विड एसेट्स एंड करंट एसेट्स में, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करें तो करंट एसेट्स जो है रिलेशनशिप दिखाती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में, जबकि लिक्विड रेशियो रिलेशनशिप दिखाती है किसके, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। दूसरा अगर फॉर्मूले की बात करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स से क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के कॉम्बिनेशन को ये दिखा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, जो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसको मीट करने के लिए। तो पर्पज क्या है यहां पे, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस या बैलेंस शीट या ऑपरेटिंग साइकिल। बट देखो लिक्विड रेशियो का पर्पज क्या है, लिक्विड रेशियो का पर्पज भी वही है, बट इमीडिएट, तुरंत क्विकली कैश कन्वर्ट करना। क्या रहा है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो जाए। आइडियल रेशियो क्या है इसकी, 2:1 है, इसकी 1:1 है। ट्रू मेजरमेंट की बात करें, अगर ट्रू मेजरमेंट की बात करें तो क्विक रेशियो जो है ट्रू मेजरमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, करंट रेशियो की, तो उसके अंदर स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये कन्वर्ट नहीं होते जल्दी से कैश में, तो इससे हम ये कह ही नहीं सकते कि इसे जब कोई आएगा हम इसे इजीली पे कर पाएंगे, तो इससे ट्रू मेजरमेंट नहीं हो पा रही। बट क्विक रेशियो में तो क्या था, क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है चीजें, इसलिए उसे हम कह रहे हैं ट्रू मेजरमेंट है। इट इज नॉट अ ट्रू मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म एज इट मे इंक्लूड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हिच मे नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसे क्विकली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इट रिमूव्स ऑल दीज शॉर्टकमिंग्स and of current ratio excluding the inventory and prepaid expenses. I hope आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है करंट रेशियो पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो एंड कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग दो चीजें होगी, एक करंट रेशियो होगी और एक लिक्विड रेशियो होगी। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इट मींस मुझे करंट एसेट्स पता होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें लिक्विड रेशियो की, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो हम यहां निकाल ही लेंगे, हमें निकालनी होंगी लिक्विड एसेट्स, बस ये निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं आइटम क्या लिखी है। सबसे पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी करंट एसेट्स हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स ये हमारी फिक्स एसेट्स होगी, इंटेंजिबल एसेट्स भी फिक्स एसेट्स होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स ये हमारी क्या होंगी, करंट एसेट्स। कैसेट बैंक करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। रेंट पेबल करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन्स में चला गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड है करंट लायबिलिटी। एडवांस टैक्स हमारा करंट एसेट्स। बस अब इनको जोड़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी है 40,000 रुपए की, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमारी करंट एसेट्स में डेटर्स हैं 1,80,000 रुपए के, वो लिख दिए। उसके बाद हमारे पास कैशेड बैंक 80,000 रुपए का, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी में है कितना, 1,20,000 प्लस
करंट लायबिलिटी में 10,000 प्लस करंट लायबिलिटी में 30,000 प्लस करंट असेट्स में 3,90,000 प्लस बोरोइंग है नहीं, ओवरड्राफ्ट 25,000 का है, 25,000 में करंट लायबिलिटी में लिख दिया, प्लस 40,000 की हमारे पास टैक्स का प्रोविजन है 40,000 और प्लस 15,000 15,000 का ये हो गया, करंट असेट्स में 30,000 का ये हो गया। जोड़ते हैं दोनों को, कितना आ रहा है देखते हैं। 40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 3,90,000 प्लस 30,000, ये आ गया 7,20,000। और अगर इधर बात करें 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 और प्लस 15,000, ये आ गया 2,40,000। तो अगर करंट रेशो की बात करें हम, तो करंट रेशो हो गया हमारा 7,20,000 डिवाइड बाय 2,40,000, दैट इज 24/72 3:1। ये आ गई मेरी करंट रेशो। अब लिक्विड रेशो के लिए क्या होता है, लिक्विड एसेट्स निकालनी पड़ेगी। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री यानी स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमें पता है 7,20,000 की करंट एसेट्स दी हुई हैं, इसमें से माइनस करेंगे स्टॉक जो कि थी हमारी इन्वेंट्री, कहीं लिखा हुआ था इन्वेंट्री, ये रहा इन्वेंट्री 3,90,000, 3,90,000 की इन्वेंट्री माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस देख लेते हैं इसमें अगर कहीं हुआ तो। ट्रेड पेबल, रेंट, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और टैक्स पेड इन एडवांस। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 30,000, ये हो गया हमारा 7,20,000 माइनस 3,90,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी 30,000, 3,00,000 रुपये हो गया, 3,00,000 आ गया हमारा। तो अगर हम इसमें लिक्विड रेशो निकालें तो लिक्विड रेशो क्या होगा, 3,00,000 डिवाइड बाय 2,40,000, 3,00,000 डिवाइड बाय 2,40,000, ये हो गया 1.25:1। ये हमारी लिक्विड रेशो निकल गई और ये हमारी करंट रेशो। क्लियर है बात। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आइटम कौन कौन सी हैं जो कि करंट असेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है। और क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कंप्यूट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल असेट्स दे रखी है 1,00,000 की, नॉन करंट लायबिलिटी है 20,000 की, शेयर होल्डर फंड है 60,000, नॉन करंट असेट्स है 50,000। मैं आपको ना बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जो हमारी बैलेंस शीट है नॉर्मली पुराने टाइम में हम बनाते थे, हमने कहा टोटल असेट्स, ये टोटल हो गया, टोटल असेट्स है हमारे पास 1,00,000 रुपए की। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, अगर इक्विटी की बात करें तो 60,000 है। नॉन करंट असेट्स दे रखी है 50,000 रुपए की। तो बताओ भाई करंट असेट्स कितनी होंगी, 50,000। अगर नॉन करंट असेट्स 50 हैं और टोटल असेट्स 1,00,000 की हैं तो नॉन करंट असेट्स कितनी होगी, 50,000 की। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 20,000 रुपए की। याद होगा जितना असेट्स का टोटल उतना लायबिलिटी का टोटल 1,00,000, तो बाकी जो करंट लायबिलिटी होंगी कितनी होंगी, 20,000। तो जरा बताओ भाई करंट रेशियो निकल गया आराम से। करंट असेट्स यानी 50,000 और करंट लायबिलिटी यानी 20,000, 50,000 डिवाइड बाय 20,000 हो गया 20 दूनी 40, 2.5:1। कितना आसान है, ठीक। तो आपको ये आना चाहिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि रेशियो बढ़ेगी घटेगी या रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट करंट रेशियो इज 2:1। मान के चलिए करंट रेशियो आपकी 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, इन ट्रांजेक्शन की वजह से पहला इंप्रूव करेगी रेशियो, रिड्यूस करेगी, ये कोई बदलाव नहीं आएगा। तब आपको जैसे 2:1 जैसे ही बोला तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। मैंने मान लिया है नहीं 2,00,000 रुपए मैंने मान लिया करंट असेट्स को और 1,00,000 मैंने मान लिया करंट लायबिलिटी को, फॉर सेफर साइड 2:1 रेशियो हो गई। ठीक है जी। करंट असेट्स को मैंने कितना मान लिया 2,00,000 और करंट लायबिलिटी को मान लिया 1,00,000। अब एक एक करके करते हैं रेशियो में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले वो कह रहा है कैश कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स या रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर और मेच्योरिटी। इसका मतलब हमने बिल को मेच्योर किया तो पैसा आ गया, या ये कहे कि हमने डेटर उधार में जिससे डेटर को सामान बेचा था उससे पैसा वापस आ गया। जब डेटर से पैसा आएगा तो मैंने कहा करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब आप ध्यान रखना, जैसे ही मुझे पैसा वापस आएगा मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। भाई डेटर से पैसा आ रहा है, मान लेते हैं मेरे को 50,000 रुपए आया, तो होगा क्या, दोनों ही करंट असेट्स हैं, एक करंट असेट्स बढ़ रही है और एक करंट असेट्स
घट रही है। तो एक चीज बताओ, जब मैं करंट असेट्स में 50,000 एक बार जोड़ूंगा और 50,000 एक बार माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट असेट्स उतनी की उतनी रहेगी। तो बताओ रेशियो में कोई बदलाव आएगा क्या? मेरे पास पहले भी 2 लाख की असेट्स थी, आज भी 2 लाख की असेट्स है। मैंने जैसे सामान उधार में बेचता तब फर्क पड़ता। यहां पर मैंने कैश कलेक्शन किया डेटर से, तो मेरे पास कैश आ रहा है और डेटर्स कम हो रहे हैं, यानी एक करंट असेट्स बढ़ रही है और एक करंट असेट्स घट रही है, तो नेट इंपैक्ट जीरो हो रहा है। इसलिए हमने कहा इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। दूसरा देखते हैं, कह रहा है बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, वही सेम हो गया, बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, वही डेटर हमारे क्या होंगे, कम होंगे और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो जैसी एंट्री हुआ बी आर रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स तो कम हो जाएंगे हमारे पास, पर हमारे पास क्या होगा, बिल्स बढ़ जाएगा। तो एक करंट असेट्स बढ़ रही है और एक करंट असेट्स घट रही है, अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, रेशो सेम रहेगी। अगला केस देखते हैं क्या लिखा है, कह रहा बिल्स बी आर इंडोर्स टू ट्रेड पेबल्स। हाँ, अब हमने बी आर किसको दे दिया, लायबिलिटी को दे दिया। जब लायबिलिटी को देंगे तो आप समझिए 2 लाख की मेरी असेट्स, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, यही रेशियो मेरी। अब मैंने बी आर किसको दिया, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए का बी आर किसको दे दिया, ट्रेड पेबल लायबिलिटी को दे दिया। तो उससे क्या होगा, 50,000 की मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी और 50,000 से मेरे बी आर कम हो जाएंगे। अब देखो कितना हो गया, 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000 यानी 3:1। रेशियो क्या होगी, इंप्रूव हो गई। रेशियो क्या होगी, इंप्रूव होगी। अब इसे समझना, जरूर समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी हमने 50,000 माइनस किए, यहां भी हमने 50,000 माइनस किए। तो जब दोनों जगह 50,000 माइनस किए तो फर्क तो नहीं होना चाहिए था, पर फर्क क्यों है समझिए। ये जो 50,000 हो रहा है 2 लाख में से हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 लाख में कम हो रहा है, और ये 50 1 लाख में कम हो रहा है। इट मीन ये कहूं मैं कि ये 50,000 2 लाख का कितना परसेंट है, मात्र 25%। बट ये 50,000 लायबिलिटी की बात करें 1 लाख का कितना है, 50%। तो कहा जा सकता है कि ये 50% जो कम हो रहा है, 50,000 जो कम हो रहा है सिर्फ 25% कम हो रहा है, और ये वाला 50,000 50% कम हो रहा है। तब आप सोच के देखिए, नीचे इसका मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा कम हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर जितना घटेगा, जितना ज्यादा घटेगा, रेशो उतनी इंप्रूव होगी। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी रेशो कम होगी। आई होप आपको समझ में बात आई होगी कि मैं अगर इस 2 लाख, इस 50,000 को इस 2 लाख के कंपेरेटिवली बात करूं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, मात्र 25%। बट अगर इस 1 लाख के कंपैरिजन में बात करूं तो ये 50%। एग्जांपल के तौर पे जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए अडानी और अंबानी के लिए कुछ भी नहीं है, पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्लियर है बात? तो यहां पर वो यही बोलना चाह रहा है कि 50,000 रुपए इस 1 लाख के कंपेरेटिवली में सीधे 50% का डिफरेंस है। बट यहां पर क्या है, 50,000 इस 2 लाख के कंपेरेटिवली मात्र 25% है। तो ज्यादा कम कहां हो रहा है, डिनोमिनेटर में ज्यादा कम हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर में परसेंटेज में ज्यादा कम हो रहा है, दैट मीन्स रेशो बढ़ेगी। क्लियर बात? जितना ज्यादा नीचे कम होगा उतनी रेशो बढ़ेगी, जितना डिनोमिनेटर ज्यादा कम होगा उतनी रेशो इंप्रूव होगी, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना रेशो घट जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है बी आर डिसऑनर्ड। अब बी आर डिसऑनर्ड हुआ, देखो क्या हुआ, जैसे ही बी आर डिसऑनर्ड होगा, होगा क्या, आपके डेटर्स वापस से बढ़ जाएंगे और बी आर कम हो जाएगा। तो एक करंट एसेट्स बढ़ रही है और एक करंट एसेट्स घट रही है, तो इससे आपके रेशियो पे कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार फॉर कैश। एट पार मतलब जितने की थी इन्वेंट्री उतने की बेची। जब बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश आएगा, कैश आएगा और स्टॉक जाएगा। मतलब एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स घट रही है, वो भी सेम रेट में। मान ले 30,000 है तो 30,000 की असेट्स बढ़ रही है, 30,000 की असेट्स घट रही है। सेम करंट असेट्स बढ़ रही है और सेम करंट असेट्स घट रही है, तो अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगला वो कहता है कि आपने इन्वेंट्री को बेचा किस पर, प्रॉफिट पर बेचा। इस बार किस पर बेचा, प्रॉफिट पर। जब प्रॉफिट पर बेचेंगे तो क्या हमारा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पर देखना क्या होगा, जब इन्वेंट्री बेचोगे आप, तो आपने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो आपने 50,000 में बेची, टू स्टॉक, कितने का स्टॉक बेचा आपने, 30,000 रुपए का, और बाकी आपका पीएनएल में चला गया कितना, 20,000 रुपए, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए स्टॉक कितना कम हो रहा है, 30,000, यानी करंट असेट्स कम हो रही है 30,000 से, पर बढ़ कितने से रही है, 50,000 से। तो ओवरऑल नेट प्लस 20,000 का इंपैक्ट आएगा। और जब करंट असेट्स आपकी 2 लाख की थी पहले और 20,000 अगर बढ़ जाएगी तो कितना होगा पता, 2.2 लाख हो गया। इट मीन रेशियो 2.2:1 होगी, तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। आगे देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस। अब इस बार लॉस में बेच दिया आपने, 50 की जगह आपने कितने की बेच दी, मान लो इन्वेंट्री इस बार, अब आपने 50 की जगह इसे 10 की बेच दिया। कितने की बेच दिया, 10 की। तो आपने इन्वेंट्री को बेच दिया कैश अकाउंट डेबिट 10,000, जो इन्वेंट्री 30,000 की थी, 20,000 का लॉस हो गया। अब सोचिए स्टॉक कम कितना हो रहा है, 30,000, पर कैश कितना आ रहा है, 10,000। तो
ओवरऑल नेट हमारा 20,000 रुपए करंट असेट्स कम हो रही है। और जब करंट असेट्स कम होगी, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो करंट असेट्स घट रही है, तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट। इस बार आप उधार में बेची इन्वेंट्री, आपने सेम रेट पे बेची है, उधार में बेचेंगे तो एंट्री क्या होगा, सप्लायर से नहीं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे, क्रेडिटर्स ने सेल करें डेटर्स, सॉरी डेटर्स बढ़ जाएंगे, डेटर्स टू स्टॉक। पार में बेचा आपने, पार में बेचा होगा, सेम रेट में बेचा, 30 का डेटर आया, 30 का स्टॉक गया, इट मीन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला वो क्या कह रहा है, आपने इन्वेंट्री को प्रॉफिट पर बेचा, जब प्रॉफिट पर बेचेंगे तो क्या होगा, स्टॉक जाएगा, डेटर बढ़ेंगे, लेकिन डेटर ज्यादा से बढ़ेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, इंप्रूव कर जाएगी, रेशियो हमारी क्या कर जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। अगला क्या लिखा है, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस। अब इन्वेंट्री को आपने लॉस में बेचा है, यानी घाटे पर बेचा है, सस्ते में बेचा है, तो डेटर कितने के बढ़ रहे होंगे, मान लो 50,000 के, 30,000 के डेटर बढ़ रहे होंगे, लेकिन स्टॉक कितना का जा रहा होगा, 50,000 से, इट मीन घट कम रहा है, घट आपका स्टॉक ज्यादा रहा है, लेकिन आपके पास डेटर कितने बढ़ रहे हैं, 30,000, तो ओवरऑल रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। अगला क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। आपने कैश में इन्वेंट्री खरीदी, सामान खरीदा कैश में, तो क्या होगा, स्टॉक आएगा और कैश जाएगा, पार है तो जितना खरीदा उतना ही गया, तो जितना पैसा आया उतने का ही, जितना पैसा गया उतना ही आपके पास स्टॉक आ गया, तो अल्टीमेटली रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्या लिखा है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। अब आप इस बार उधार में इन्वेंट्री खरीदी है, जब उधार में खरीदेंगे तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, हमारी करंट रेशियो है। जब उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, देखो एक तरफ क्रेडिटर बढ़ेंगे और एक तरफ स्टॉक, मान लो आपने 10,000 का खरीदा, ठीक, तो देखो क्या है, ये आपका कितना है 2 लाख और ये कितना है 1 लाख, तो इसके कंपेरेटिवली ये कितना है, मान लो 5%, पर इसके कंपेरेटिवली कितना है, ये 10%। अगेन मैंने क्या कहा था, यहाँ नीचे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, और ज्यादा हो रही है तो रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। हमने कहा जो नेक्स्ट केस है वो लिखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट। उधार में आपने क्रेडिटर को बेचा, इस फिक्स्ड असेट्स बेची आपने, तो ये आपकी करंट असेट्स है और ये आपकी करंट लायबिलिटी। जब बेचेंगे तो डेटर बढ़ जाएंगे, मान लो आपके 20,000 से डेटर बढ़ गए, ठीक, और फिक्स्ड असेट्स आ रही है तो उससे करंट असेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ओवरऑल आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं क्या लिखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। मतलब असेट्स बेच रहे हैं एक तो, और पैसा आपको आज नहीं देना, मतलब पैसा बाद में मिलेगा, इट मींस लॉन्ग टर्म डेट हो गया, तो इसके अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगला लिखा है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स अगेंस्ट चेक। वो चेक की बात करें या कैश की बात करें, तो पैसा तो आ ही रहा है, जब पैसा आएगा तो पैसा तो आपका बढ़ेगा और एक तरफ असेट्स जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स बढ़ रही है, तो रेशियो आपकी बढ़ जाएगी। अगला क्या लिखा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ कैश। कैश में इस बार असेट्स खरीदी आपने, तो कैश जाएगा, फिक्स्ड असेट्स आएगी, तो कैश जाएगा तो आपकी करंट असेट्स कम होगी और बाकी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है, परचेज फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट। इस बार उधार में आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदी, तो करंट रेशियो आपकी 2 लाख 1 लाख। जब फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे तो फिक्स्ड असेट्स आएगी ना, उसका करंट असेट्स पे इंपैक्ट आएगा ना करंट लायबिलिटी पे। पर जब उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए आपने 50,000 की खरीदी, तो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, बट ऊपर कोई चेंज नहीं, तो रेशियो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। अब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आज तो पैसा देना नहीं है, फ्यूचर में देना है, तो ना करंट असेट्स फर्क पड़ रहा ना करंट लायबिलिटी पे, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की, ये हमारी करंट लायबिलिटी है 2 लाख, करंट असेट से 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। अब ट्रेड पेबल को मान लो 50,000 पे किए, तो 50,000 यहां से जाएंगे और 50,000 कैश कम होगा। देखो ये इसका कितना परसेंट हो गया, कम जो हो रहा है, ये हो रहा है मात्र 25%, और ये कितना हो रहा है 50%, तो ज्यादा कम हो रहा है ना, जितना ज्यादा कम होगा नीचे उतनी रेशियो बढ़ जाएगी, तो हमारी रेशियो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, बीपी गिवन टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को हमने बिल्स पेबल दे दिया, तो क्या हुआ, एक बार क्रेडिटर घटा और एक बार क्रेडिटर बढ़ा, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। आपने नॉन करंट लायबिलिटी की लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की है, जब पेमेंट करेंगे तो ये 2 लाख आपका असेट्स है और 1 लाख करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को पे करें तो करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैश पे करेंगे तो कैश तो जाएगा ना, और जब कैश जाएगा तो रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, करंट असेट्स कम हो गए। कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर। नॉन करंट लायबिलिटी को आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, ना करंट असेट्स पे फर्क पड़ा, ना ही करंट लायबिलिटी पे, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगला लिखा है इश्यू ऑफ न्यू शेयर से डिवेंचर्स। आपने शेयर इश्यू किए, डिवेंचर इश्यू किए, तो क्या हुआ होगा, 2 लाख की करंट असेट्स, 1 लाख की करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शेयर इशू करते ही पैसा आएगा, आपकी करंट असेट्स बढ़ जाएंगी, और जब करंट असेट्स बढ़ेगी तो रेशो आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बात करें इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स अगेंस्ट किसके, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने शेयर इशू किए किसके बदले, फिक्स्ड एसेट्स के बदले, तो ना करंट असेट्स पर फर्क पड़ा ना ही करंट लायबिलिटी पे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, हमारी करंट लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी की पेमेंट की आपने। अब देखिए 2 लाख की करंट असेट्स, 1 लाख की करंट लायबिलिटी, आपने मान लीजिए 50,000 की पेमेंट की। अगेन वही, यहां पर कितना कम हो रहा है, मात्र 25%, और यहां पर कितना कम हो रहा है, 50%। ज्यादा कम कहां हो रहा है, नीचे। अगर ज्यादा कम हो रहा है तो दैट मींस रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि करंट रेशो के बेसिस पे हमने किस तरह से सॉल्व किए है। आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो आपको अज्यूम कर लेनी है, उसके बेसिस पे देखना है कहां चेंज हो रहा है। अब आपको मैं एक स्टैंडर्ड चीज समझाता हूं। जब भी करंट रेशो, किसी रेशो की बात करें अगर हम, तो हम लिखते हैं करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। प्लीज ध्यान रखना क्या फर्क है। मैंने कहा 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हुआ, 2:1। अब मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा, मान लीजिए मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया, एक तरफ 50,000 जोड़ दिया, जब जोड़ दिया नीचे कोई चेंज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना, ये तो बात समझ में आ रही, ऊपर ज्यादा हो रहा है। दूसरा 2 लाख था, 1 लाख है, मैंने इसमें क्या किया, माइनस कर दिया, ऑब्वियस सी बात है नीचे कोई चेंज नहीं है तो रेशो घट जाएगी। ठीक, तीसरा देखते हैं, 2 लाख है, मैंने कहा 1 लाख है नीचे, इस तरह जोड़ूंगा, अगर मैं नीचे जोड़ूंगा, कुछ भी जोड़ूंगा, मान लीजिए मैंने 50,000 जोड़ दिया, नीचे ज्यादा हो रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो रेशो घट जाएगी। सेम अगर यही कहूं मैं कि 2 लाख है और नीचे 1 लाख है, उसमें से 50,000 माइनस कर दिया, अगर मैं माइनस करूंगा तो रेशो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। ये चारों चीजें तो आपको आती हैं। अब बात करते हैं आगे। मैंने कहा ये 2 लाख की करंट असेट्स है, 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, और 50,000 अगर मैं यहां जोड़ू, 50,000 अगर मैं यहां जोड़ू, तो सेम अमाउंट जोड़ रहा हूं अगर, तो क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि क्या इसका परसेंटेज कितना है। इसका परसेंटेज निकालोगे, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आया 25%। ऐसे इसका निकालोगे, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, ये आ गया 50%। अब बताइए ज्यादा किधर हो रहा है, ज्यादा किधर जुड़ रहा है, ज्यादा जुड़ रहा है नीचे, और जब नीचे ज्यादा जुड़ेगा, देखिए नीचे जब ज्यादा जुड़ेगा तो रेशो आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। या जैसे मान लेते हैं 2 लाख है, माइनस 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 50,000। अब इसका परसेंटेज निकालिए, कितना है, 25%, इसका 50%। ज्यादा किधर कम हो रहा है, ज्यादा इधर कम हो रहा है, जब ज्यादा कम होगा तो रेशो आपकी बढ़ जाएगी। सेम जरूरी है 2 लाख को 50,000 ही हो, मान लीजिए 40,000 हुआ है, और नीचे 1 लाख माइनस 60,000 हुआ है। अब आप देखिए इसका ये कितना परसेंट हुआ, ये मान लेते हैं ये 1 लाख हो गया, ये इसका कितना परसेंट हुआ, और इसमें मान लेते हैं 50,000 है। इसे थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, देखते हैं दोबारा। देखिए ये 2 लाख है, माइनस आपने 1 लाख किया, और यहां आपने किया 1 लाख माइनस 50,000 किया। अब समझना, देखो इसका ये कितना परसेंट है, 50%, इसका ये कितना परसेंट है, 50%। कि कोई फर्क पड़ा दोनों में, उतना ही ऊपर कम हो रहा है, उतना ही नीचे कम हो रहा है, दैट मींस कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, अब चेंज करके देखते हैं। देखिए क्या है, 2 लाख और ये 1 लाख है, मैंने इसमें माइनस किए 60,000, ठीक है, और इसमें माइनस किए मैंने 50,000, ये 40,000 माइनस किए। अब आप समझना, ये इसका कितना परसेंट है, 30%, और ये इसका कितना परसेंट है, 40%। देखिए किधर ज्यादा कम हो रहा है, नीचे ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है तो रेशो बढ़ेगी। चेक कर लेते हैं, 2 लाख में 60,000 गया तो 1,40,000 और डिवाइड बाय 60,000, रेशो थी पहले हमारी 2:1। अब देखते हैं कितना होगा, 1,40,000 डिवाइड बाय 60,000, ये हो गया हमारा 2.33:1। रेशो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगी। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चाहे इसकी बात करें, 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 और जो अभी तक हमने सीखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है रेशो के टाइम पे जब आप चीज निकालते हो, देखते हो क्या हो रहा है, तो आपको पता ही है कि केस क्या है। उसकी वजह से आपकी करंट एसेट बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, जो भी रेशो में चेंज आ रहा है वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। बट रेशो इंप्रूव करेगी, डिक्लाइन करेगी, बेस ये डिपेंड करता है उसके अमाउंट पे, उसकी परसेंटेज पे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये केस है तो क्या होगा, 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 या इनमें से कोई केस है तो क्या होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करेक्ट करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी 3.5 लाख, इट्स करंट रेशियो 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो 1.5:1, 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू करंट एसेट, सब निकालना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं, देखो क्या है, हमें क्या देखा है, हमें पता है करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी।
एंड लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है 3.5 लाख, तो हमने कहा करंट रेशियो की जगह लिख लेते हैं कितना 3:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी दे रखी है 3.5 लाख रुपए की। तो बहुत आसान हो गया, करंट असेट्स कितनी होगी इसका 3.5 गुना, 10,50,000। दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो में देखते हैं, हमने कहा करंट असेट्स हमारी निकल गई और लिक्विड एसेट्स निकालनी है। तो हमने कहा लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला दिया है 1.75:1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है अगेन 3.5 लाख। तो लिक्विड एसेट्स कितनी हो गई 3.5 लाख इंटू 1.75 दैट इज 6,12,500। और लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस या तो स्टॉक होगा या प्रीपेड एक्सपेंसेस, याद होगा जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें आपको क्या मानना है, नील मानना है। तो जो भी डिफरेंस होगा वो स्टॉक का होगा, माइनस 10,50,000 इट मीन 4,37,500 आपका क्या होगा स्टॉक। अब आपको क्या क्या पूछा था, देखो करंट एसेट्स निकालो, करंट एसेट्स हमने निकाल दी, लिक्विड एसेट्स निकालो, लिक्विड एसेट्स हमने निकाल दी, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री हमने निकाल दी। क्लियर है बात। अगला केस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। करेक्ट करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी 360, करंट एसेट्स दे रखी है 3,60,000, करंट रेशियो दे रखी है और लिक्विड ये तो आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क में है, सेम चीज है, बस करंट लायबिलिटी की जगह क्या दिया हुआ है करंट एसेट्स। अगला केस कहते हैं, कह रहा है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी 30,000, इट्स करंट रेशियो इज 2.5:1, कैलकुलेट करंट एसेट्स निकालना है आपको, करंट लायबिलिटी निकालना है, एसिड टेस्ट निकालना है, अज्यूमिंग 26,000 की इन्वेंट्री है। चलिए जी देखते हैं, हमने कहा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि हमें दिया हुआ 30,000। तो मैं ये कह सकता हूं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। साथ में मैं करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1, तो मैंने कहा करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की जगह मैंने लिख दिया 2.5:1 और करंट एसेट्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, करंट एसेट्स की जगह मैं अगर यहां पर करंट एसेट्स निकालूं तो कह सकता हूं 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैंने करंट एसेट्स की जगह 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी, इसे करेंगे तो 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000। तो करंट लायबिलिटी आ गया आपका 15 दूनी 30 यानी 20,000 रुपए। करंट लायबिलिटी अगर 20,000 है तो करंट एसेट्स उसका 2.5 गुना है, तो करंट एसेट्स कितना हो गया 20,000 इंटू में 2.5 दैट इज 50,000। करंट एसेट्स निकल गई, करंट लायबिलिटी निकल गई। ठीक, अब हमें क्या क्या पूछा था, करंट एसेट्स निकाल दिया हमने, करंट लायबिलिटी निकाल दिया, कह रहा है एसिड टेस्ट रेशियो निकालो, अगर स्टॉक 26,000 है तो हमने कहा लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स का होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। जब प्रीपेड एक्सपेंसेस ना दिया हो तो हमेशा क्या मान के चलना है, जीरो। करंट एसेट्स हमने निकाली 50,000, स्टॉक हमें दिया हुआ है 26,000, तो हमने कहा लिक्विड एसेट्स कितनी होगी 24,000। तो बताओ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 24,000 लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है 20,000, तो कितना हो जाएगा ये 24,000 डिवाइड बाय 20,000 दैट इज 1.2:1। क्लियर है बात। आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिजनेस हैज करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, कैलकुलेट करंट असेट्स एंड इन्वेंट्री। देखिए हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, इट मींस हमें लिखा हुआ है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000, यही फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें करंट असेट्स को कंसिडर कर लूं कि 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर है, अब मैं इसमें करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है 3:1। तो करंट रेशियो का मीनिंग करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1 इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर करंट असेट्स के क्या लिख सकता हूं 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, मल्टीप्लाई करें 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000, करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 90,000। अगर करंट लायबिलिटी 90,000 है तो करंट असेट्स उसका कितना है 3 गुना है, तो करंट असेट्स कितना हो गया इसका 3 गुना, 9×3 = 2,70,000। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी निकल गई। अब हमें यह समझ में आता है कि अब बात करते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी निकल गई, तो अब हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला निकालते हैं कि लिक्विड रेशियो क्या है। देखो करंट असेट्स हमने निकाली, हमें इन्वेंट्री निकालनी है, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता था लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड असेट्स होता था करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक, अब लिक्विड असेट्स तो मुझे पता नहीं है कितनी है,
ठीक। पर लिक्विड एसेट्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और करंट एसेट्स मुझे पता है 2,70,000 है। तो मैं अगर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखूं 1.2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह मैं लिख देता हूं 2,70,000, सॉरी लिक्विड एसेट्स की जगह लिखना था ना, लिक्विड एसेट्स की जगह लिख देता हूं मैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है 90,000। ठीक। अब करंट एसेट्स की जगह 270 लिख देता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 12 में 108, ये हो जाएगा 1,08,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स की जगह 2,70,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक कितना हो गया मेरा, स्टॉक हो गया मेरा 2,70,000 माइनस 1,08,000 इज इक्वल टू 2,70,000 माइनस 108,000, ये आ गया 1,62,000। क्लियर है बात। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, बाकी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा अ फर्म हैज करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2.2:1, अज्यूमिंग इन्वेंट्री 24,000 की है, फाइंड, ये आप होमवर्क में ले लीजिए क्योंकि इसमें सेम चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 6 लाख और करंट लायबिलिटी 4 लाख, वो दे रखा है 1.5:1। देखो करंट रेशियो क्या दिया हुआ है, 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, इसे 1.5:1 ही तो कहेंगे। आगे कहता है वो द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो 2:1। वो ये चाहता है ये रेशियो क्या बन जाए, 2:1 हो जाए। कैसे, कह रहा बाय पेइंग ऑफ द करंट लायबिलिटी, वो कहता है करंट लायबिलिटी को हम पे करना चाहते हैं, इतना अमाउंट पे करना चाहते हैं कि जिससे हमारी रेशियो क्या बन जाए, 2:1 बन जाए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। अब देखिए हमें पता है करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हम क्या चाहते हैं, 2:1 हो जाए, पर अभी करंट एसेट्स कितनी है हमारी, हमें नहीं पता, पर हमने कहा करंट एसेट्स में ये करंट लायबिलिटी में एक एक्स अमाउंट माइनस कर देते हैं। कितना अमाउंट, एक्स। जब पे करेंगे तो क्या होगा, जितने से हमारी लायबिलिटी कम होगी उतना ही हमारा कैश कम होगा, हमने पे कर दिया। ठीक। अब देखिए यहां पर करंट एसेट्स है 6 लाख और करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो मैं लिख सकता हूं 2/1 इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स, 4 लाख माइनस एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। ठीक। अब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू, इधर आएगा 2x प्लस का हो जाएगा माइनस का x, तो x बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 लाख। आप 2 लाख पे कीजिए, जैसे आप 2 लाख पे करेंगे रेशियो आपके 2:1 हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। हमने कहा अभी करंट रेशियो हमारी अभी करंट एसेट से 6 लाख और 4 लाख। अब करंट रेशियो देखते हैं, 6 लाख में जैसे ही 2 लाख पे करेंगे, 4 लाख में जैसे ही 2 लाख पे करेंगे तो कैश कम होगा, दूसरा लायबिलिटी कम होगी, तो कितना आ गया, 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख दैट इज 2:1। यही तो चाह रहा था अकाउंटेंट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। आगे चलते हैं। ये था हमारा करंट रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, करंट रेशियो पर बेस्ड कुछ एनालिसिस। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट रेशियो का। दूसरा पार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का क्या मीनिंग हुआ कि ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल के बाद पे करनी है, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह रहे हैं या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कह रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब लोन, लॉन्ग टर्म डेट, जैसे डिवेंचर्स या हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स। ठीक, तो डेट अपॉन में इक्विटी, और इक्विटी का मतलब हुआ ओनर फंड, मालिक का पैसा। अब मालिक के पैसे के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लसेस हो गए। क्लियर है बात, ये हमारा किसका हिस्सा होगा, इक्विटी का। तो कह रहे डेट अपॉन में इक्विटी, डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को दिखाए, जो डेट और इक्विटी के रिलेशनशिप को दिखाए उसे हम नाम दे रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला भी क्या है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो कह रहे डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ओनर फंड, ये नेटवर्क, वो इसकी बात कर रहा है। डेट के अंदर क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे, और इक्विटी के अंदर क्या जाएगा, जो भी ओनर का पैसा होगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये हमारा इक्विटी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका आइडियल रेशियो क्या होगा, 2:1। आइडियल रेशियो का मीनिंग इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से इसका रेशियो 2:1 होना चाहिए, बट बिजनेस टू बिजनेस में भी डिफर कर सकता है, बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेक्स्ट रेशियो क्या होगी, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स डिवाइड बाय टोटल डेट, दैट मींस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स दोनों आ जाएंगी टोटल असेट्स के अंदर। तो वो कह रहा है कि डेट का मतलब क्या, वही लॉन्ग टर्म डेट्स एंड प्रोविजंस, टोटल असेट्स का मतलब क्या, नॉन करंट प्लस करंट असेट्स।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कहे ये प्रोप्राइटर्स रेशियो की बात करेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशियो में आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड्स जो है डिवाइड बाय टोटल असेट्स, और प्रोप्राइटर्स फंड को हम शेयर होल्डर फंड भी कह रहे हैं जो हमने यहां पर भी पढ़ा है। तो शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स का मतलब करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स जो भी हम असेट साइड में देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो आपने कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट आप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रॉफिट। तो वही कहता है इसके अंदर आएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, यानी प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्ज। ये होगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही कहती है कि आपने अगर कोई लोन लिया है और लोन लेने के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो कम से कम जब लोन ले रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में इतना पता होना चाहिए कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो इतना होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट के बराबर कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट रेशियो पढ़ेंगे हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि हमने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, बिजनेस पे कौन सा पैसा लगाएगा आदमी, बिजनेस पे दो तरह से पैसा लगाएगा, ओन मनी एंड लोन मनी। ओन मनी का मतलब हो गया कैपिटल जो हम ओनर लगाता है, लोन मनी का मतलब बोरिंग्स। तो कैपिटल प्लस बोरिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे लिखा देखो टोटल डेट प्लस इक्विटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या करेंगे, डेट आपको पता ही लग गया लॉन्ग टर्म डेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल जो बिजनेस में पैसा लगाया, चाहे बाहर से कर्जा लेके लगाया हो चाहे अपनी जेब से लगाया हो। ये सारी के सारी जो रेशियो हैं, ये जो रेशियो हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए, कौन कौन सी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपन में इक्विटी, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, डेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस। और बात करें टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स अपॉन में डेट, टोटल असेट्स का मतलब करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स। बात करें प्रॉपर्टी रेशियो तो यानी प्रॉपर्टर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड जिसे इक्विटी भी कहते हैं, डिवाइड बाय टोटल असेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट जो आपने कमाया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड बाय आपने कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाया, चाहे ओन मनी की बात करें चाहे लोन मनी की बात करें। ये हम सारी की सारी रेशियो इसके अंदर पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में। इस पर देखते हैं एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। डेट इक्विटी पर बेस्ड है क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अज्यूमिंग दैट डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। 2:1 का मीनिंग ये हुआ कि डेट अपॉन में इक्विटी, दैट इज डेट हमारे 2 लाख के हो गए, इक्विटी हमारा 1 लाख का हो गया। स्टेट गिविंग रीजन वही आपको बताना, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा डेट इक्विटी रेशियो में। ठीक, पहला केस कहता है इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। आपने नए शेयर इशू किए, जब आप नए शेयर इशू करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इट मींस अगर मैं बात करूं डेट की, बात करूं इक्विटी की, 2 लाख के डेट है, 1 लाख की इक्विटी है, तो हम जैसे शेयर इशू करेंगे तो हमारे इक्विटी तो बढ़ेगा पर डेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब इक्विटी बढ़ेगा डेट में कोई चेंज नहीं आएगा तो रेशियो ऑटोमेटिकली मेरी क्या होने वाली, घटने वाली, क्योंकि नीचे ज्यादा है ऊपर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स अगेंस्ट फिक्स्ड असेट्स। इस बार आपने फिक्स्ड असेट्स के अगेंस्ट क्या किए, शेयर इशू किए हैं। इट मींस आपने एंट्री क्या की होगी, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप बताइए, अगेन आपकी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जब शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो रेशियो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। आपने खुद के शेयर खुद खरीदे हैं, तो एंट्री क्या की होगी आपने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कोई प्रीमियम यूज हो रहा होगा तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर फंड, एंड पेमेंट करते समय क्या होगा, शेयर होल्डर फंड टू बैंक। अल्टीमेटली अगर हम यहां पर देखें तो आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है, और जब शेयर कैपिटल कम होगी, खुद सोच के देखो, अगर आपकी शेयर कैपिटल कम होगी, सिर्फ शेयर कैपिटल कम होगी, डेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। आपने डिवेंचर इशू किए कैश में, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। इट मींस आपके डेट बढ़ रहा है, आपके क्या बढ़ रहे हैं, डिवेंचर बढ़ रहे हैं, और जब डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो आपकी रेशियो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगेन इस बार आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगेन आपके डिवेंचर बढ़ रहे हैं, और जब डिवेंचर बढ़ रहे हैं आपके, इट मींस आपकी रेशियो अगेन इंक्रीज कर जाएगी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग को पे किया, जब पे करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका कर्जा है, यहाँ पे जो भी आपका कर्जा है वो कम हो जाएगा, और जब कर्जा कम होगा और नीचे सेम है तो ऑब्वियसली बात है आपकी रेशियो क्या होने वाली है, घटने वाली है। आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। आपने डिवेंचर को कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर में, 2 लाख के आपके डिवेंचर है, 1 लाख का इक्विटी है। डिवेंचर को अगर इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवेंचर कम होंगे और इक्विटी बढ़ जाएगा, तो देखिए रेशियो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो रेशियो क्या हो जाएगी इस केस में, घट जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल ऑफ असेट्स
फिक्स एसेट्स एट पार, आपने फिक्स एसेट्स को बेचा तो एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। जब फिक्स एसेट्स बेची है तो कैश आया और फिक्स एसेट्स गई, ना डेट पर फर्क पड़ा ना इक्विटी पर फर्क पड़ा, तो कोई चेंज नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट में बेचा है फिक्स एसेट्स को, और जब प्रॉफिट में बेचा है तो आपकी इक्विटी बढ़ जाएगी। ये डेट है आपका, ये इक्विटी है, इक्विटी आपकी बढ़ जाएगी। और जब इक्विटी बढ़ेगी, डेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लॉस, अगर लॉस होगा तो उस केस में क्या होगा, इक्विटी आपकी घट जाएगी, और जब इक्विटी घटेगी तो रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एट क्रेडिट, 2 महीने का क्रेडिट है, अगर 2 महीने का क्रेडिट है तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी, तो एंट्री क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटी, ना डेट पर फर्क पड़ा ना इक्विटी पर फर्क पड़ा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा आपने परचेज किए फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म डेट के हिसाब से, तो डेट क्या होंगे आपके, बढ़ जाएंगे और फिक्स एसेट्स बढ़ेगी, तो जब आपके डेट बढ़ेंगे तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंप्रूव कर जाएगी। एंड लास्ट केस कहता है कि इशू ऑफ बोनस शेयर, आपने बोनस शेयर इशू किए, जब बोनस शेयर इशू करेंगे आप तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एक तरफ आपके रिजर्व कम हो रहे हैं, एक तरफ इक्विटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और रिजर्व कम हो रहे हैं, मींस इक्विटी में प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अपने डेट इक्विटी पर बेस्ड, या जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग बेस्ड, वो इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू अर्निंग ए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक था, अब देखते हैं। कह रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख, 40 लाख रुपए के डिवेंचर दे रखे हैं, 100 का एक है, टैक्स रेट है 40%। स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो, will the interest coverage ratio change if the year 1718 कंपनी डिसाइड टू रिडीम डिवेंचर्स 5 लाख, 5 लाख के डिवेंचर वापस कर दिए जाएंगे 31 माह कब 17-18 में, तो क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर कोई इंपैक्ट आएगा। एंड एक्सपेक्ट्स मेंटेन द सेम रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट टैक्स रेट विल बी, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हमने कहा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, तो जो आएगा उसे कहेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, इसे माइनस करेंगे टैक्स, जो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख रुपए, टैक्स रेट कितना है 40%, इसमें 40% घटाने के बाद अगर ये 100% रहा होगा, 40% घटाने के बाद अगर ये 60% आया, तो इसे 60% कहा जा सकता है कि ये 6 लाख जो है 60% है, तो 100% कितना होगा 10 लाख, तो 10 लाख का 4% कितना हुआ 4 लाख। इंटरेस्ट कितना है 40 लाख का 12%, 4,80,000, तो 14,80,000 हमारा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14,80,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट है 4,80,000। अगर हम इसे डिवाइड करें 14,80,000 डिवाइड बाय 4,80,000 दैट इज 3.08, कितना आ गया 3.08 टाइम्स। ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्लियर है बात, ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, स्टेट सिग्निफिकेंस ऑल्सो, आगे कहता है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। कंपनी डिसाइड टू रिडीम 5 लाख डिवेंचर अगर हम वापस कर देंगे तो क्या होगा, सेम रेशियो मेंटेन करना चाह रहे हैं, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहली बात समझिए आप कि यहां पर हमारा इसका क्या मीनिंग हुआ, 3.08 टाइम्स का मतलब हुआ कि जितना भी हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, ओनली इंटरेस्ट, सोच के देखिए सिर्फ इंटरेस्ट का मात्र 3.08 टाइम्स हमारा प्रॉफिट है, खाली इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर अदर कॉस्ट तो है ही नहीं, इंप्लॉय की कॉस्ट होगी, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट होगी इसके अंदर आपका, और इसके अलावा फाइनेंस की कॉस्ट होगी। फाइनेंस की कॉस्ट सिर्फ आपकी क्या है, फाइनेंस की कॉस्ट आपकी 3 गुना है। दैट मीन्स अगर मैंने 14,80,000 रुपए कमाए, इसमें अगर मैं 3,04,80,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहा हूं, इसके अलावा बाकी भी तो खर्चे होंगे, मेटेरियल कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड होगा, डेप्रिसिएशन होगा, इंप्लॉय की बेनिफिट एक्सपेंसेस होंगे, इतना कुछ होने के बाद मात्र मेरा भी कह सकता हूं सीधा सीधा 3 टाइम्स का मतलब मेरा 1/3 प्रॉफिट का 1/3 मेरा सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट है। जनरली फाइनेंस कॉस्ट आपकी मात्र 10 से 15% होनी चाहिए, बस 10 से 15%, तब जाके आप सर्वाइव कर पाएंगे अगर 10 से 15% रहेगी। यहां पर तो आपका करीब करीब 33%
33% आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने में मुसीबत आने वाली है, दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रॉफिट सिर्फ 14,80,000 है एज कंपेयर टू 4,80,000 एज इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली। ठीक है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि कंपनी की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, कंपनी को अपने डेट को कम करना चाहिए। जैसे ही कंपनी अपने डेट को कम करेगी, सोचो 5 लाख रुपए कम कर दिए कंपनी ने डेट, तो 35 लाख रुपए का 12%, तब भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, तब भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो कंपनी को और ज्यादा अपने डेट को कम करना चाहिए, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, कंपनी का सारा प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में चला जा रहा है। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल एंटरप्राइज एडेड 31 मार्च 2018। क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 120, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,20,000, डिवेंचर दे रखे हैं 12% के 50,000, 10% मोर्गेज लोन 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी 280, करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स से 480 और करंट असेट्स से 6 लाख रुपए। ठीक, अब देखते हैं, अगर मैं इसे सिंपल सी बात बैलेंस शीट में कंसिडर करूं पुराने टाइम में, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स 6 लाख की 4,80,000 का हमारा दिया नॉन करंट असेट्स, 6 लाख का दिया हुआ है करंट असेट्स। इधर इक्विटी, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000, कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1,20,000। उसके बाद आ गया नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिवेंचर्स दिए हुए हैं, 10% लोन दिया हुआ है मॉर्गेज लोन 50,000, 1,50,000, करंट लायबिलिटी दी है 2,80,000, टोटल भी देख ही लेते हैं एक बार, 3 लाख, 1,20,000, 60,000, 1,20,000, ये आ गया 6 लाख, इक्विटी हो गया आपका 6 लाख, ठीक है, प्लस डेट हो गया आपके 2 लाख, प्लस 2 लाख और प्लस 280, 10,80,000, इधर भी आ गया 10,80,000। चलिए जी, पहली चीज एक एक करके करते हैं। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता था डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है जी, डेट हमें कितने दिए हैं 2 लाख, लोन दिया हुआ है 2 लाख का, और इक्विटी हमने निकाल लिया कितना है 6 लाख, तो कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, ये आ जाएगा 0.33, 0.33:1। ठीक, दूसरा कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो तथा प्रोप्राइटर्स फंड, इन्हीं से इक्विटी बोलते थे हम, डिवाइड बाय टोटल असेट्स। इक्विटी कितना है 6 लाख और टोटल असेट्स कितनी है 10,80,000, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10,80,000 इज इक्वल टू आ गया 0.55:1। एंड तीसरी चीज पूछ रहा है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट देखिए कितना है, 12% डिवेंचर है, 50,000 का 12%, 50,000 का 12% हो गया 6,000, और प्लस 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000, दैट इज हमारा इंटरेस्ट आ गया 21,000, इंटरेस्ट आ गया हमारा 21,000। अब हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, इसे माइनस करेंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 63,000, 50% का टैक्स है, तो ये वैल्यू 100% रही होगी। अगर 63,000 रुपए आपका 50% है, तो 63,000 डिवाइड बाय 50%, इट मीन आपका टोटल कितना रहा होगा 1,26,000, और इंटरेस्ट है 21,000। तो जरा बताओ 1,26,000 प्लस 21,000 कितना हो गया 1,47,000, कितना आ गया 1,47,000। तो बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, 1,47,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट यानी 21,000 डिवाइड बाय 21,000, यह आ जाएगा आपका 7 टाइम्स, जो कि रिलेटिवली कंपैरेटिवली ठीक है। 7 गुना तो कम से कम ठीक है, लगभग कितना हो गया 14-15% हो गया। ठीक, तो इतना चल जाएगा। क्लियर बात, तो ये हमने डेट इक्विटी रेशियो समझा।
अभी तक अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करें, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के रेशियोज पढ़ ली, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमने क्या पढ़ लिया, डेट इक्विटी रेशियो पढ़ लिया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पढ़ लिया, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ लिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ लिया। ठीक, तो ये रेशियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। तो टर्नओवर रेशियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वैसे हम क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसे कहते हैं, डाटा टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे। टर्नओवर का मतलब ही सेल होता है, सेल के कंपैरिजन में कितना है, सेल के कंपैरिजन में कितना है। तो हम सेल से कंपेयर करेंगे कि हमारे डेटर कितने बचे हुए हैं, सेल से कंपेयर करेंगे क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, सेल से कंपेयर करेंगे स्टॉक कितना बचा हुआ है। अगर मान के चले अगर हमारे पास 10 लाख रुपए की सेल है, 2 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 5 गुना सेल है, जो भी हमारे पास स्टॉक बचता है उसका 5 गुना हमारी सेल है। या ये कह सकते हैं कि अगर मैंने सामान मान लीजिए उधार में 1 लाख का बेचा है और 20,000 के डेटर बचे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि जो मेरे पास डेटर बचे हुए हैं उसका 5 गुना मेरी उधार में सेल है। क्लियर है बात। तो हम इसे टर्नओवर रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या नाम दे रहे हैं हम, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहें या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहें, इसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो हम यानी 11th में ट्रेडिंग अकाउंट में भी पढ़ते थे। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या करेंगे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे ग्रॉस लॉस। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा। और दूसरा अगर हम डायरेक्ट देखें सेल से कंपेयर करें अगर, तो सेल में से अगर हम प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा। तो कॉस्ट में अगर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर बात। देखते हैं एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब सेल के कंपैरेटिवली हमने कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है। कह रहा ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 22,000, परचेज किया 80,000, वेजेस दे रखे 9,000, कैरेज दिया है 2,000 रुपए, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न कितने दे रखी 1,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 80,000 रुपए, कैरेज इनवर्ड है 4,000 और 5,000। ठीक, अब देखते हैं जी एक एक करके। हमने कहा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 20,000, तो हमने निकाला यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस परचेज, परचेज दिया हुआ है 80,000, लेकिन इस परचेज में कुछ परचेज रिटर्न भी है जिसे हम नाम दे रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड का, दैट इज 1,000। ठीक, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है 9,000 रुपए की, कैरेज आउटवर्ड हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए नहीं लेंगे, कैरेज इनवर्ड आ जाएगा 4,000 का, और रेंट भी नहीं लेंगे हम, रेंट भी हमारा आउटसाइड हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 22,000 रुपए। तो जरा बताओ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 20,000 प्लस 80,000 माइनस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 माइनस 22,000, ये आ गया 90,000। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो दिया हुआ 80,000, वो कितना दिया हुआ है 80,000। तो अब हम बात करते हैं एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 21,000। तो अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 90,000 डिवाइड बाय 21,000। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 90,000 डिवाइड बाय 21,000 इज इक्वल टू आ गया 4.29 टाइम्स। इसका क्या मीनिंग है समझ रहे हो, इसका मीनिंग ये है कि मैं जितनी भी सेल करता हूँ, जितनी भी मैं सेल कर रहा हूँ, जितना भी मेरा खर्चा हो रखा है, स्टॉक में जो खर्चा बचा हुआ है ना, वो उसका कितना है सेल का 4.29, ये कह सकते हैं कि स्टॉक का 4.29 टाइम्स मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या फिर उतना सेल है। क्लियर है बात। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स है 2 लाख रुपए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल से 4 लाख रुपए,
ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग निकालना है, ठीक। अब आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आईटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कितनी दे रखी है, 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अभी पता नहीं है, एवरेज स्टॉक निकालना है। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें पता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हमें सेल दी हुई क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल 4 प्लस 2 6 लाख हो गया और ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए दिया हुआ है, तो इट मीन हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 5 लाख। तो एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइड बाय 5 यानी 1,00,000, एवरेज स्टॉक आ गया 1,00,000। अब देखते हैं पहला केस, कह रहा है पहले केस में इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, वही कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी कितनी 80,000 है, इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 ज्यादा है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा, वो कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 80,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हमारी एक्स प्लस कितना 80,000, ये तो कह रहा है ज्यादा है। अब हमने कहा एवरेज स्टॉक निकालते हैं, तो हमने कहा एवरेज स्टॉक इक्वल होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,00,000, इट मींस 2x प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2,00,000 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 1,20,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 60,000 आ गई, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो कितनी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी आपकी 60,000 प्लस 80,000 ज्यादा है दैट इज 1,40,000। दिस इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, इट मींस अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मान लूं, अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लेता हूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 3 गुना, इट मींस 3x। तो हमने कहा x प्लस 3x डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री आनी चाहिए, इट मींस 4x इज इक्वल टू 2 लाख, x इज इक्वल टू हो गया 50,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 50,000 हो गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी इसका 3 गुना दैट इज 1,50,000। दिस इज योर केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग, 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हमने कहा लेट कर लेते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है यानी x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा x प्लस 3x, 3 गुना ज्यादा है x से, ठीक है। तो जरा बताओ एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,00,000, इसे कह सकते हैं 3 4 5 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,00,000, 5x इक्वल टू 2,00,000, तो x इक्वल टू आ गया 40,000। अगर x यानी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 40,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 40,000 प्लस 3 गुना ऑफ 40,000 यानी 1,20,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी 1,60,000, कितनी आ गई 1,60,000। लास्ट केस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लास्ट केस लिखा हुआ है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। अब देखिए इस बार हमने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हमारी, लेट कर लेते हैं कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है x, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3, ये तो कह रहा है कि इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। तो अब देख लेते हैं, हमने कहा x प्लस x बाय 3 इज इक्वल टू 1,00,000 डिवाइड बाय 2, ठीक कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1,00,000, x इक्वल टू हो गया 1,00,000 इंटू में 6 डिवाइड बाय 4, 1,50,000। तो हमारा यानी 1,50,000 आ गया x मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी उसका 1/3 दैट इज 50,000। तो ये हमारे हर केस में क्या निकल गई इन्वेंट्री निकल गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से इन्वेंट्री को हमने निकाला अलग अलग केसेस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है परचेज दिया हुआ 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 30,000। परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, ठीक। इट मींस अगर मैं COGS की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक दैट इज 10,000,
प्लस परचेज 80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 1090 और 90 में से 30 गया तो 60,000। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट अल्टर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कह रहा है इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, तो पहले मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 60,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 10 प्लस 30 40 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे 20,000 3 टाइम्स। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई मेरी 3 टाइम्स। अब मेरे को रीजन देना है कि इनकी वजह से क्या होगा। पहला केस कहता है कि सेल ऑफ गुड्स 10,000 के गुड्स जिनकी 8,000 कीमत थी उसे हमने 10,000 में बेच दिया। जब बेचेंगे तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना हमारा 10,000 रुपए के गुड्स हम बेच रहे हैं, 10,000 हमारे पास कैश आ रहा है और 10,000 के हम सेल कर रहे हैं। ठीक, इसमें 2,000 का प्रॉफिट भी है। अब आप बताइए, जब मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मेरे गुड्स जा रहे हैं कितने के 8,000 रुपए के और कैश कितना आ रहा होगा मेरे पास 10,000 रुपए आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा। अब मैं अगर इसका इंपैक्ट लूं तो क्या होगा, अगर मैं देखूं तो हमारे 8,000 रुपए के गुड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 8,000 रुपए के हमने गुड्स सेल किए। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना 30,000 की जगह कितना रह जाएगा 22,000। तो अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी, अब मेरे को क्या निकालना होगा स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा मेरा, एवरेज स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,000 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 32 डिवाइड बाय 2 यानी 16,000। 16,000 मेरा हो गया एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक अगर 16,000 हो गया, लेकिन हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था 60,000। जब 60,000 निकालेंगे तो इन्वेंट्री हमारी चेंज हो जाएगी, तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बदल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो गया 68,000। तो मैं निकालता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी 68,000 डिवाइड बाय 16,000 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68,000 डिवाइड बाय 16,000 इज इक्वल टू 4.25 टाइम्स। देखो पहले रेशियो थी हमारी 3 टाइम्स, आज होगी 4.25 टाइम्स। इट मींस इस केस में हमारी रेशियो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस लिखा हुआ है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 से बढ़ाना है, और जब क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 से बढ़ाएंगे तो हमारा सीओजीएस कितना हो जाएगा। इस केस में हम यहां पर 30 की जगह 40 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब एवरेज स्टॉक की बात करें तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, एवरेज स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग हो जाएगा 40,000। 40 प्लस 10 50, 50 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 25,000 हो जाएगा। तो जरा बताओ हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी हो जाएगी 50,000 डिवाइड बाय 25,000 यानी 2 टाइम्स। तो रेशियो हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर 20,000। हम 20,000 के अगर गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, जैसे ही गुड्स खरीदेंगे तो हमारी परचेज बढ़ जाएगी। इट मीन हमारा सीओजीएस चेंज हो जाएगा। हमारा सीओजीएस कितना आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज कितनी होगी 80 प्लस 20 1 लाख की परचेज हो जाएगी, और साथ साथ में हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया परचेज किया 20,000 से, जितने गुड्स बढ़ेंगे उतना क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, दैट इज 50,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 10,000, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50,000, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 10 60 डिवाइड बाय 2 30,000। तो अगर मैं आईटीआर निकालूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालूं, कितना होगा 60,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स। इट मींस मेरी यानी इस केस में भी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परचेज हमने रिटर्न किया है, जब परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारी परचेज कम होगी और साथ साथ में हमारा क्लोजिंग स्टॉक उतना कम हो जाएगा। तो हमने कैसे निकालेंगे, अगर हम यहां पर निकालें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, इन केस नंबर 4 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज हमारी कितनी थी 80,000, 5,000 वापस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30 की जगह कितना बच जाएगा 25,000। ठीक, तो अगर हम इसे देखें 75 10 85, ये वापस 60,000 ही आ गया। लेकिन अगर अब एवरेज स्टॉक की बात करें तो एवरेज स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 और डिवाइड बाय 2, 25 और 10 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 17,500। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगी 60,000 डिवाइड बाय 17,500 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 17,500, यह आ जाएगा 3.42 टाइम्स। इट मींस हमारी रेशियो पहले 3 टाइम्स थी, अब 3.42 टाइम्स होगी, तो इस केस में हमारी रेशियो इंक्रीज कर जाएगी।
नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखिए यहां पर क्या है, गुड्स वापस जा रहे हैं, अगेन गुड्स वापस जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। सेम एक तरह से जैसे हमने यहां पर किया था कि हमारे परचेज रिटर्न हो रहे हैं, ऐसे हमारे गुड्स जा रहे हैं। जब गुड्स जाएंगे तो परचेज कम होगा, साथ में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, ऑटोमेटिकली यहां पर भी हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जैसे केस नंबर 4 था वैसे केस नंबर 5 भी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल के तौर पे दिए, अगेन यहां पर भी गुड्स जा रहे हैं, तो जैसा हमारा केस नंबर 4 था वैसे ये भी हो जाएगा, तो इसमें भी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। तो केस नंबर 4, 5 और 6 तीनों में क्या होगी, हमारी रेशियो इंप्रूव कर जाएगी। आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इसके अंदर एनालिटिकल स्किल लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट रेशियो देखते हैं, हमारी नेक्स्ट रेशियो क्या है। नेक्स्ट रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कहती है कि भैया जो भी हमने सामान उधार में बेचा है, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का सामान उधार में बेचा है, 20,000 के डेटर एट द एंड ऑफ रह जाते हैं, तो कहा जाता है कि डेटर का 5 गुना हमने उधार में सामान बेचा है। तो यहां पर कह रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा कि हमने उधार में कितना बेचा है सामान क्रेडिट सेल और डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, या ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक। और क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न और माइनस करेंगे कैश सेल्स, तो इस तरह से हमारी क्रेडिट सेल निकल आएगी। तो अगर हम यहां पर क्रेडिट सेल की बात करें तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल जो भी होगी उसमें माइनस करेंगे क्या, एक तो सेल्स रिटर्न, ठीक है, और दूसरा माइनस करेंगे कैश सेल, ये हमारी आ जाएगी क्रेडिट सेल। अगर हम बात करें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की अगर सिर्फ डेटर दिया है तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, बट अगर डेटर के साथ बीआर भी दिया है तो हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर और डिवाइड बाय 2, ठीक। देखते हैं एग्जांपल क्या लिखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख का 20% कितना हुआ 1,20,000, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो सेल कितनी होगी हमारी, सेल होगी 7,20,000। आगे देखते हैं, कह रहा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जो टोटल रेवेन्यू हमारी 720 है उसका 25%, 720 का 7,20,000 का 25% हुआ हमारा 1,80,000, 1,80,000 की हमारी क्या दे रखी है, कैश सेल। तो जरा बताओ क्रेडिट सेल कितनी होगी, क्रेडिट सेल होगी 7,20,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 5,40,000, ये हमारी क्रेडिट सेल हो गई, ठीक। आगे लिखा हुआ है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमारे क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स होंगे, क्लोजिंग डेटर का 1/4, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यहां पर मान लेते हैं x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू x, तो जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे वो कितने होंगे, x का 1/4 दैट इज x/4, ठीक। अब हम एवरेज निकालते हैं तो x प्लस x/4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 8, ये आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमने कहा डेटर टर्नओवर रेशियो या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6, तो हमने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हमें 6 टाइम्स दिया हुआ है। नेट क्रेडिट सेल अभी हमने निकाला 5,40,000 और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा हमारा 5x डिवाइड बाय 8, ठीक। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 5x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और ये 3, तो हो जाएगा 5,40,000 इंटू में 8 डिवाइड बाय 5 इंटू में 6, कितना हो जाएगा ये 5,40,000 इंटू में 8 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू डिवाइड बाय 5, ये हो गया हमारा 1,44,000, x इज इक्वल टू आ गया 1,44,000। इट मीन्स अगर हमारे क्लोजिंग डेटर्स अगर 1,44 हैं तो ओपनिंग डेटर्स कितने होंगे, ओपनिंग डेटर्स हो जाएंगे इसके 1/4, 1,44 का 1/4 हो गया हमारा 36,000,
कितना हो जाएगा 36,000, यही हमें निकालना था। तो ओपनिंग डेटर हो गया 36,000 एंड क्लोजिंग हो गया हमारा 1,44,000। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल दे रखी है 2 लाख रुपए की। आगे लिखा हुआ है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं हमें 30,000 रुपए के एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं 50,000 रुपए के। तो अगर मैं इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो निकालूं तो क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल दैट इज 2 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 प्लस 50,000 80,000 डिवाइड बाय 2 यानी 40,000। तो ये आ गया 5 टाइम्स। कितना आ गया? 5 टाइम्स। अब वो कह रहा है पहला रीजन, कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट अल्टर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो या तो बढ़ेगी घटेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। पहला, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 रुपए मिल गए। जैसे ही आपको ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 रुपए मिलेंगे तो आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? आपकी क्रेडिट सेल जो थी वो तो पूरी 2 लाख रुपए की थी, बट आपके जो डेटर्स होंगे वो घट जाएंगे। डेटर्स कितने हो जाएंगे आपके? अब 50,000 नहीं रहेंगे, कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 40 70,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 35,000। तो रेशियो क्या होगी हमारी? 2 लाख डिवाइड बाय 35,000, ये हो जाएगा 5.7 टाइम्स। दैट मीन्स हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट केस है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार में और सामान बेचा है, हमने 20,000 रुपए का सामान और बेचा है। जब और बेचेंगे तो क्या होगा? हमारे डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? 2 लाख की सेल अब कितनी हो जाएगी? 2,20,000 की हो जाएगी। 2,20,000 रुपए की हो जाएगी हमारी सेल। और एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा? 30,000 तो ये है ही, प्लस 50,000 ये है ही। तो हमारे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे वो 20,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब उधार में बेचेंगे तो 20,000 और बढ़ जाएंगे। तो 30,000 ये है और 70,000 ये है, 1 लाख हो गया। 1 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया? 50,000। दैट इज हमारी रेशियो क्या हो जाएगी? 2,20,000 डिवाइड बाय 50,000, ये हो जाएगा 4.4 टाइम्स। दैट इज रेशियो हमारी क्या होगी इस केस में? डिक्लाइन होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न, इट मींस हमारी सेल्स रिटर्न होगी। सेल्स रिटर्न कितनी होगी? 4,000। अगर सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमारी सेल कम हो जाएगी। डेटर टर्नओवर रेशियो देखते हैं, सेल हमारी कितनी हो जाएगी? अब 2 लाख से घट के 1,96,000 हो जाएगी। लेकिन जो हमारे क्लोजिंग डेटर से वो भी हमारे 4,000 से कम हो जाएंगे। तो 30,000 और प्लस 50 में 4 गया तो कितना? 46,000। यानी 30,000 प्लस 46,000 76,000 हो गया। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 38,000। कितना हो जाएगा? 1,96,000 डिवाइड बाय 38,000, ये हो गया हमारा 5.15 टाइम्स। अगेन यहां पर रेशियो क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। एंड लास्ट लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट में हमने उधार में खरीदा है, जब उधार में खरीदेंगे तो बेचने से उसका कोई लेना देना है नहीं, और जब बेचने से कोई लेना देना नहीं है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सीखा, ऐसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दैट मींस नेट क्रेडिट परचेज, हमने उधार में कितना खरीदा है और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल में क्या? अगर सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। बट अगर बिल्स पेबल भी दिया है तो क्या करेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? कह रहा है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज निकलेगी हमारी टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। ठीक, और अगर एवरेज ट्रेड पेबल की बात करें, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। अगर बीपी भी दिया हुआ है तो ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज दिया है 26 और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 20,000। तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज कितना हो गया? नेट क्रेडिट परचेज हो गया हमारा 6 माइनस 20, 6 लाख रुपए आ गया। ये कितना आ गया? 6 लाख रुपए। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा लिखा है ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 41, ओपनिंग बीपी दिया है 25,000, क्लोजिंग बीपी दिया है 25,000। तो हमने कहा एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25,000 और प्लस 25,000 डिवाइड बाय 2। 2,40 और प्लस 50 2,90,000 हो गए। 2,90,000 डिवाइड बाय 2 1,45,000 आ गया। तो जरा बताओ हमारी यानी
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज निकली हमारी 6 लाख रुपए की और डिवाइड बाय 1,45,000, ये कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइड बाय 1,45,000, ये आ जाएगा 4.14 टाइम्स। ठीक, तो इस तरह से मैंने क्रेडिट पेबल टर्नओवर रेशियो कवर कर चुके हैं। बेसिकली आपको सिर्फ ध्यान रखना है कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो और लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमारा पर्पज क्या है, आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में भी क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हमारी जो टर्नओवर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसे वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है, कह रहा है कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 130, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 380 और रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन पर सेल्स रिटर्न कितना 10,000। तो अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं, कितना हो गया, देखो उधार में हमारा कैश में कितना है 1,30,000, उधार में कितने का बेचा 3,80,000 और वापस कितना हो गया हमारा 10,000, कितना आ जाएगा ये 1,30,000 प्लस 3,80,000 माइनस 10,000, ये हो गया 5 लाख। आगे लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स देखिए 140, करंट लायबिलिटी है 1,05,000, इन्वेंट्री है 90,000। याद होगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। यहां पर लिक्विड एसेट्स हमें कितनी दी हुई है 1,40,000, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 90,000, तो हो गया 2,30,000, तो आ गया करंट एसेट्स। अब हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स कितनी है 2,30,000 और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है 1,05,000, तो 1,05,000 गया तो कितना हो जाए 1,25,000, 1,25 और 5 1,30 2,30 1,25। इट मीन हमारी क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगी, जो हमारी सेल्स है 5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, कितना आ गया 4 टाइम्स, कितना आ गया 4 टाइम्स। क्लियर बात। नेक्स्ट इसी तरह क्या होगा, हमें लिखा होगा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो जो नेट सेल्स जैसे अभी हमने सेल्स निकाली है उसे फिक्स्ड से डिवाइड कर देंगे। एवरेज फिक्स्ड एसेट्स, यहां पर एवरेज फिक्स्ड एसेट्स कौन सी, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो कह रहा है एवरेज फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय 2 और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यहां पर ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स है विदाउट डेप्रिसिएशन, तो यहां पर निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसी तरह अगर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछे अगर आपसे, इट मींस वो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स की ही बात कर रहा है पर उसमें डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, तो यहां पर क्या होगा नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज नेट फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में क्या करेंगे इस पर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो फिक्स्ड एसेट्स आएगी ओपनिंग क्लोजिंग उसकी बात कर रहा है, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होगी ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी सेम यहां पर भी है कि ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया, आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कर लीजिएगा। एंड जो चौथी रेशो आती है हमारी, हमने कहा 3 रेशो थी हमारी बैलेंस शीट पर बेस्ड, कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड टर्नओवर। ठीक, अब हमारी लास्ट रेशो आती है प्रॉफिटेबिलिटी, जो पीएनएल पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। वो क्या क्या चीजें जो प्रॉफिट पे बेस्ड है। सबसे पहले रेशो आती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला सीधा होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू में 100 या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहीं वो हमने माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो तरह से निकलता था, कैसे, एक तो हम सेल से कंपैरिजन में निकालते थे, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कंपैरिजन में। तो हमने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक तरीके से कैसे निकालता था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या करते थे, माइनस करते थे ग्रॉस प्रॉफिट और ऐड करते थे ग्रॉस लॉस। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट रेशो आती है आपकी ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशियो का मीनिंग क्या है कि जो ऑपरेशन के अंदर बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम इनटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो हमारी टोटल सेल है। तो हम यहां पर कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा, जो भी हमारे इंप्लॉय के बेनिफिट होंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होगा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे, ऑफिस से खर्चे, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कोई डिस्काउंट हो, बैड डेट हो, इंटरेस्ट हो, सारा का सारा हमारा अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम है। नेक्स्ट रेशो आती है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे कि जो भी हमारा ऑपरेशन से प्रॉफिट आ रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे नेट सेल्स से। तो हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
जो हमने सेल की थी उसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उल्टा करेंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, क्योंकि हमने नॉन ऑपरेशन को एक्सक्लूड कर दिया है नेट प्रॉफिट में से। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें, नेक्स्ट हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस करके और अदर इनकम को प्लस करके, टैक्स को माइनस करके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, जो ऑफिस से खर्चा हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा हो सकता है, इवन इसके अंदर इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सारी चीजें उसके अंदर कंसिडर की जाएंगी। लास्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहें ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड इनटू में 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग हो बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, ओन मनी प्लस लोन मनी। ओन मनी मींस शेयर होल्डर्स का पैसा हो गया, लोन मनी मींस नॉन करंट लायबिलिटी होगी, जो हम यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए करंट लायबिलिटी, तो ही बात है। या हम ये कर सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को जोड़ लीजिए, तो फिक्स्ड एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में क्या कर लिए, वर्किंग कैपिटल को जोड़ लीजिए। या फिर नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा या फिर हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, तो आप इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि रेशियो क्या है, आप उसके बेसिस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, वो दे रखा है 1,40,000। आपको याद रखना है कि हमारा ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं हम सेल्स, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और प्लस करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जो आएगा उसे कहते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, अब इसमें से माइनस करोगे आप इंटरेस्ट, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करोगे टैक्स, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद फिर डिविडेंड एंड ऑल दैट माइनस करते हैं। तो हमारी ये सिचुएशन है, हम ये कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दिया हुआ है, इसमें माइनस करेंगे पहले क्या, इंटरेस्ट, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करेंगे टैक्स, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माइनस करते हैं, और जो आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इसे डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो आएगा उसे अर्निंग पर शेयर भी बोला जाता है। ठीक, तो हमारी कंडीशन यहां तक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, इट मींस हमें नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, कितना दिया हुआ है, 1,40,000। इट मींस मैं अगर इसमें फिर टैक्स का हिस्सा जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, क्योंकि मेरा यानी फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, ये था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, और इंटू 100 तो होगा ही परसेंटेज के लिए। अब देखें नहीं, दूसरा वो कहता है 15% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख रुपए के, और शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2,40,000 का, टैक्स रेट है 50%। इट मींस अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन यानी आउटसाइडर का पैसा प्लस शेयर होल्डर का पैसा, इट मींस 4 लाख ये हो गया और 2,40,000 ये हो गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरा 6,40,000। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्स लगने के बाद 50% टैक्स लगने के बाद देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, इट मींस आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, तो सिर्फ इसमें इंटरेस्ट का हिस्सा जोड़ दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो 15% 4 लाख का कितना हुआ, 60,000, इंटरेस्ट जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया, 2 लाख। अब मैं निकालता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कहा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कितना निकाला, 6,40,000 इंटू में 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 6,40,000 इंटू में 100, ये आ गया मेरा 31.25%। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम यानी दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये मेरा नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
इसमें माइनस करता हूं मैं इंटरेस्ट, जो आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करता हूं मैं टैक्स, जो आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी आपको यहां दिया हुआ है 1 लाख, करेक्ट। करंट असेट्स हैं 4 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की, इट मीन वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई मेरी 2 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख। टैक्स का रेट है कितना 20%, टैक्स का रेट है 20%, अगर 20% टैक्स लगने के बाद ये 80% होगा ना, ठीक, ये 100% होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिक्स असेट्स क्या दी हुई है, फिक्स असेट्स है 6 लाख रुपए की, और फिक्स असेट्स दे रखी हमें कितनी 6 लाख रुपए की, ठीक। इसका मतलब हमारा इन क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 8 लाख रुपए। याद होगा फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे निकालना है सिर्फ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये वाला हिस्सा निकालना है। अब सोचिए यहां पर मेरे को इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखा 4 लाख का लोन दिया हुआ है, उसका 10% 40,000 मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब सोचिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा अगर x रुपए अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और उसका 20% अगर टैक्स है तो 0.20x टैक्स है, तो ये कितना होना चाहिए x माइनस 0.20x। तो कह सकता हूं मैं x माइनस 0.20x इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। तो x कितना हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू हो गया 1 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 लाख डिवाइड बाय 0.8, इट मींस 1,25,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1,25,000, और इसका 20% कितना हुआ 25,000। ये 1,25 आ गए, 1,25 अगर 40,000 घटने के बाद अगर 1,25,000 है तो 40,000 घटने से पहले कितना रहा होगा, ये इसको जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 1,65,000। यही तो चाहिए था हमें। हमने कहा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, 1,65,000 का हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला हुआ है 8 लाख रुपए और इंटू में 100। हमने कहा 1,65,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू में 100, ये आ गया हमारा 20.625%। क्लियर है बात। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा रेशियो का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ओवरऑल आपको पिक्चर दे दी है कि किस तरह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो का आपका 4 से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सिर्फ यह है कि आपको रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये बताइए इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं आएगा, केसेस आपको दिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको हमने अच्छे से डिटेल में समझाया कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से किया जाता है। बाकी सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जनरल एंट्री कीजिए और जनरल एंट्री से इंपैक्ट देखिए कि उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। क्लियर है बात। अगर फॉर्मूले के हिसाब से जो आपने फॉर्मूला डाला है उसमें अगर जनरल एंट्री का इंपैक्ट आ रहा है उसे प्लस माइनस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपकी रेशियो बढ़ रही है या घट रही है या कोई चेंज नहीं है। क्लियर है। हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हम आपको अच्छी लग रही है वीडियो, नहीं लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियोस के अंदर, वो देखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी, जब भी कोई नया अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी टाइमली होती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।